अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर चैनल सिस प्रोडक्शन। आपने एक माकूला सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज के दौर में ये बात आपको सच दिखाई देती उस वक्त नज़र आएगी जब आप देखेंगे कि नवाज शरीफ को रिहा कर दिया गया है। हाँ जी, आप हैरान तो हो रहे होंगे। वो नवाज शरीफ जिनको 10 साल की कैद सुनाई गई थी और उसके बाद वो अपने इलाज कराने के लिए लंदन गए थे और वापस नहीं आए, तो आज सुनने को हमें ये मिल रहा है कि उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो क्या नवाज शरीफ को बचाने के लिए हर मुमकिन तौर पर लाहे अमल तैयार कर लिया गया है? क्या नवाज शरीफ पर लगाए गए तमाम इल्ज़ाम धुल जाएंगे? क्या नवाज शरीफ को कौमी हीरो पेश किया जाने लगा है? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं। आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर कल के लिए नैब को नोटिस जारी करते हुए कल तक जवाब तलब कर लिया है। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज समाअत की। इससे पहले आज ही साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वकला ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की, जो एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में दायर की गई हैं। दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। केसेस का सामना करना चाहते हैं, इसलिए अदालत तक पहुंचने के लिए गिरफ्तारी से रोका जाए। नवाज शरीफ को एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा सुनाई गई थी और इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में ज़ेर इल्तिवा तोशा खाना केस में उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया था। इन मुकदमात में तिब्बी बुनियादों पर जमानत हासिल करके वो इलाज के लिए बरतानिया चले गए थे। कई हलकों के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला बज़ाहिर अदालत के कुछ साबका फैसलों की वजह से हुआ है, जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मफरूर और इश्तिहारी करार दिए जाने वाले मुजरिमों को हिफाजती जमानत दे दी थी। इनमें शर्जील इनाम मेमन, अरबाब आलमगीर और आसमा अरबाब शामिल हैं। इससे पहले हिफाजती जमानत सिर्फ उसी सूरत में दी जा सकती थी जब मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर कर दे। ताहम इन मज़कूरा केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरेंडर किए बगैर हिफाजती जमानत देने की मिसाल कायम की थी। नवाज शरीफ पर तोशाखाना केस नैब तरामीम के तहत टल गया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मज़कूरा तरामीम को ख़त्म करने और नैब को करप्शन केसेस बहाल करने की हिदायत के बाद ये केस दोबारा खुल गया है। 2018 में अदालतों ने नवाज शरीफ को 2 मुकदमात एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और अल अजीजिया रेफरेंस में सजाएं सुनाई थी। ताहम नवाज शरीफ को एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में बरी कर दिया गया था। मरहूम जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में सजा सुनाई थी। बादअज़ां अरशद मलिक ने दावा किया था कि उन्होंने मुबैना तौर पर जबर के तहत उस केस का फैसला लिखा था। नवाज शरीफ को इस केस में 8 हफ्तों के लिए जमानत दी गई थी और वो इलाज के लिए बरतानिया चले गए थे। एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में नवाज शरीफ को मफरूर भी करार दिया जा चुका है। नवाज शरीफ की कानूनी टीम के मुताबिक नवाज शरीफ को दरपेश कानूनी पेचीदगियों से निमटने के लिए तवील कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह जब नवाज शरीफ नवंबर 2019 में इलाज के लिए बैरून मुल्क गए तो अल अजीजिया केस में उनकी सजा के खिलाफ अपील पर करीबन 60% कार्रवाई पहले ही मुकम्मल हो चुकी थी। जैगम साहिब, आपकी तरफ आऊंगी। अभी हालिया हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अंदर फैसले देखे, इख्तलाफी नोट्स लिखे गए, जिस तरह जजेस खुलकर आरा का इजहार कर रहे हैं। एक हमें जिसे कहा जाए कि वाइब्रेंट एक्सप्रेसिव अदलिया, अपना अपना नोट, अपनी अपनी राय, अपना अपना सवाल मौजूद है। मियां नवाज शरीफ को अदालतों से रिलीफ मिलना आसान काम रहेगा? कहीं ना कहीं कोई तासुर मौजूद है या इस तरह का मामला नहीं होगा? दो तरफ हालात बदले हैं। एक तो जजेस में मुस्लिम लीग नवाज का जो ख्याल था कि ऐसे जजेस मौजूद हैं, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जो उनसे एक तरह का बुग़्ज़ रखते हैं, जो मुस्लिम लीग नवाज़ का ख्याल था वो अब मौजूद नहीं है। और मुस्लिम लीग और नवाज़ शरीफ ये समझते हैं कि अब उनके लिए आना आसान है। लेकिन उतनी ही अहम दूसरी बात भी है, इन केसेस में जो प्रोसिक्यूशन है वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है ना, तो नैब ने अपना केस लाना है, गवर्नमेंट ने लाना है। उधर भी मिजाज बदल चुका है। नवाज शरीफ को जो रिलीफ चाहिए वो 2 मुख्तलिफ लेवल्स पर चाहिए। पहला लेवल, जैसे आपने बताया कि एक तो राहदारी ज़मानत है कि अदालत उनको कहे कि ठीक है आप पेश होने तक बाहर रहें, क्योंकि अगर उनको ये ज़मानत नहीं मिलती तो हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि उनको जैसे ही वो आते हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि उनकी जो हैसियत है वो एक सज़ा याफ्ता मफरूर की है कानून की नज़र में।
फिर क्या अदालत अपील के फैसले तक उनको ज़मानत देती है, ये बात है। अब यहाँ पे भी अदालत के लिए मुश्किल ये है कि उनकी हैसियत एक सज़ा याफ्ता मफरूर की है और पहले उन्हें जिन कंडीशंस पर भेजा गया था उन कंडीशंस को वो वायलेट कर चुके हैं। अब उनके पास एक दूसरा रास्ता भी मौजूद है इस लेवल पर, वो ये है कि हुकूमत 1978 के प्रिजन रूल्स के तहत, कैद खाना जात के कवानीन के तहत उनकी सज़ा को सस्पेंड कर दे, जैसे 2019 में हुआ। तो अब यहाँ पे फिर मरहला दरपेश है कि वो पहले उनको जिन शराइत पर भेजा गया था उन शराइत को डिफ़ाई कर चुके हैं और इस तरह का प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर दे। अब ये सब है पहला मरहला, क्योंकि ये अपील से पहले के हैं। अब दूसरा मरहला मैं समझता हूँ वो आसान है। पहला मरहला उनके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है, दूसरा मरहला अपील वाला उनके लिए आसान है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनमें बहुत झोल हैं। उन्हें सियासी बुनियाद पर, इंतकामी बुनियाद पर बनाया गया और अपील में मेरी राय में आला अदालतों में वो नहीं ठहर सकेंगे। और फिर अगर प्रोसिक्यूशन भी सॉफ्ट हो जाएगी तो और भी काम आसान हो जाएगा। हमारे सामने मिसाल है एवन फील्ड की अपील की, जो मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर ने की थी, और जब वो मियाँ गुल औरंगज़ेब और जस्टिस अतहर मिनल्ला के सामने अपील गई थी तो इन दोनों मुअज़्ज़ज़ जजेस ने उस अपील को उड़ा कर रख दिया था। उन्होंने कहा था कि ये तो आपके पास केस ही नहीं है, आपने मफरूज़ों पर सज़ा दी है, और जो प्रोसिक्यूशन थी वो अपना केस साबित ही नहीं कर सकी। और उसमें ही मरियम नवाज़ को और कैप्टन सफदर को, आपको पता है, रिलीफ मिल गया था। लेकिन आपको याद होगा इस बात पर फिर साकिब निसार साहब बड़े सख्त नाराज़ हो गए थे और उन्होंने कहा था कि आप केस के मेरिट में क्यों गए, आपको सिर्फ टेक्निकल चीज़ों को देखना चाहिए था, उस पे ज़मानत देनी चाहिए थी, मेरिट पर आपको नहीं जाना चाहिए था, जिसकी वजह से दूसरे केस पर फिर ये रास्ता बंद हो गया और एक तरह से हिदायत आ गई सुप्रीम कोर्ट से कि आप ज़मानत के केसेस में मेरिट पर ना जाएं। तो दूसरे मामले में अपील के लेवल पे तो उनके पास बहुत चांस है, पहले लेवल पे उनके लिए ज़्यादा हर्डल्स हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए रास्ते काफ़ी हमवार हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। रास्ते काफ़ी हमवार हैं, लेकिन दो लेवल्स में इसको डिफाइन करते हुए उस वक्त की आला तरीन अदालत से निचली अदालत तक किस तरीके से उस चीज़ को देखा गया, जब वो मरियम नवाज़ और उनके शौहर नामदार को जो सहूलत मिली उस वक्त उसको किस तरीके से एड्रेस किया आला अदालत ने कि मेरिट पर इसे क्यों जज किया। इफ्तिखार साहब, एक माजी का हवाला सामने रखा है ज़ैगम साहब ने। 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचना है, फिर वहां से लाहौर तक का सफ़र है। पहला मामला आसान रहेगा, ज़ैगम साहब कह रहे हैं कि दूसरा ठहर ही नहीं पाएगा अपील की सूरत में। आपके ख्याल में भी कि मामलात में रिलीफ है? मैं वकील तो हूँ नहीं और कानून को मैंने पढ़ा नहीं, तो आपका सवाल है कि पोस्ट उमर अता बंदयाल अदलिया जजेस का खुलकर अपनी अपनी कानूनी व आइनी आरा का इजहार, मैं इसका जवाब देना पसंद करूँगा। इसका जवाब हमें जब फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ तो उसके वक्त जवाब हमें मिल गया कि क्या फ़र्क है उमर अता बंदयाल अदलिया और उनके साथियों की अदलिया का। वो फुल कोर्ट में बिलीव ही नहीं करते थे, उनका यकीन ही नहीं था, और जैसे ही वो गए तो वो चीज़ जो डिमांड थी पूरी कौम की कि कुछ मामलात में पूरी कोर्ट को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, जो ग्रुप बना लिए गए हैं अपनी मर्ज़ी के जजेस के, इससे जान छुड़ाई जाए। तो जो आपका सवाल है ना कि जजेस का खुलकर अपनी अपनी कानूनी आरा का इजहार, तो उसका तो आप देख चुकी हैं, उसमें भी एक फैसले में 3 फैसले हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे जहाँ उनको एक मेजॉरिटी डिसीजन है, वहीं पे एक डिसीजन ऐसा भी है जो इख्तलाफी नोट भी है और तीसरा एक और भी है। तो मेरा ख्याल है कि इन्हीं बातों का असर आएगा आगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। मतलब अगर आपकी अदलिया आज़ादी का तस्वर लेके आई है तो कानून, मसलन अभी मेरे दोस्त कह रहे हैं कि उस वक़्त की प्रोसिक्यूशन को उस वक़्त के चीफ जस्टिस ने कहा कि तुमने ये क्या किया, तुम मेरिट पे क्यों गए। मतलब अगर इस मुल्क में अदलिया का रवैया ये हो तो उसकी अगर तब्दीली हम देख रहे हैं तो ये तो एक मुस्बत चीज़ होगी। अच्छा, क्योंकि हमारा निशाना अब एक सज़ा याफ्ता और मफरूर शख्स हमने बना लिया है, उसको किस चीज़ में सज़ा हुई, क्या उसका मेरिट दुरुस्त सज़ा का नहीं, ये भी मामला कभी न कभी तय हो ही जाएगा। तो हमें देखना होगा कि
کیا محض ہم اس لیے ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس لیے اس ڈیبیٹ کو ہم اس حد تک لے گئے ہیں کہ کیا نواز شریف کو عدالتوں سے ریلیف ملنا آسان ہوگا؟ میں نواز شریف کی بات نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں پاکستان کے ہر شہری کو قانون اور آئین کے مطابق وہ ریلیف ملے جو اس کا حق بنتا ہے، خواہ وہ نواز شریف ہو خواہ وہ کوئی بھی ہو. میری یہی ڈیبیٹ تھی جس وقت وہ ججز بیٹھ کے فیصلہ کر رہے تھے اور ایک آدمی کو سہولتیں دے رہے تھے اور گڈ ٹو سی یو کہہ رہے تھے، اس کو ایک ریسٹ ہاؤس میں رات ٹھہرانے کو تیار تھے، 10 دوست دینے کو تیار تھے، اچھی گاڑی بھیجنے کو بھی تیار تھے. تو مجھے اس پہ اختلاف نہیں تھا. میرا مطالبہ تھا کہ اگر میرا مقدمہ بھی ان کے پاس جائے تو مجھے بھی گڈ ٹو سی یو کہا جائے، مجھے بھی رات کو ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا جائے، مجھے بھی 10 دوستوں کی اجازت ہو کہ میں ان سے گپ شپ مار سکتا ہوں اور مجھے بھی طلب کرنے کے لیے مرسیڈیز لائی ہے. یہ میرا مطالبہ تھا، مجھے اور کوئی نہیں تھا. آج میں کہتا ہوں کہ کل عدالتیں یا پرسوں عدالتیں جو فیصلہ اور جس انداز جس ڈھنگ سے فیصلہ کریں نواز شریف کا، تو اس بات کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ پھر ایسے ہی فیصلے، یہی آئینی سہولتیں اور قانونی سہولتیں ان لوگوں کو بھی دینی ہوں گی جن کے مقدمات اس مقدمے سے مماثلت رکھتے ہیں. تو جی ناظرین، سنا آپ نے پروگرام. اس پروگرام میں بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے جو ہمارے تجزیہ نگار تھے جنہوں نے اس پہ بہت روشنی ڈالی ہے اور عدالت کا فیصلہ اور عدالت میں جو چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ نواز شریف کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا ارادہ کر لیا گیا ہے اور آپ کو آنے والے دنوں میں نواز شریف لاہور کی سڑکوں پہ اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں نہ صرف دکھائی دیں گے بلکہ جلسہ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں آپ بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا. بہت شکریہ.